नमस्कार दोस्तों। अभी हम जो दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, अब फॉर्म भी आ गया है, वो अप्लाई हो रहा है। उसके लिए हम लोग सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक, ये रुक्मिणी प्रकाशन का है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये बिहार पुलिस जो अभी रद्द हुआ है और बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार दरोगा को ये 30 सेट है, इसमें हम डेली एक एक सेट करते जाएंगे हम लोग इसमें साथ में, और 30 सेट हम लोग पूरा करेंगे। आज इस कड़ी में हमारा पहला सेट है, सेट नंबर 1, और उसके सारे क्वेश्चन 100 में 100 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये रुक्मिणी प्रकाशन का है। आप लोग इस बुक को भी खरीद सकते हैं। अगर आपको इसको PDF चाहिए इसको, तो मेरे टेलीग्राम लिंक में हम उसको पिन कर देंगे, उसको दे देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2010+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो 5+3+3+4, इसको 53-34 करके ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और हाल ही में जो 69th BPSC हुआ था परीक्षा, उसमें ये पूछा कि किस क्लास से व्यावसायिक शिक्षा को प्रारंभ किया जा रहा है? तो BPSC आंसर की के अनुसार क्लास 6 उसका सही आंसर था। और इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत किए हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो क्वेश्चन है उसको, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, उस चीज़ को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हर वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? ऑप्शन ए है 22 मई को, 20 मई को, सी में है 14 मई को, और डी में है 19 मई को। तो इसका सही जवाब होगा 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगा? ठीक, जैसे कि ब्लड जो जांच होता है ना, तो 4 ऐसे क्या होता है, उसको स्लाइड रहता है, उस पर ब्लड का बूंद रख के उसको चेक किया जाता है कि कौन किस ग्रुप में है, कौन स्कंदन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रक्त जो सीरम होगा वो स्कंदन नहीं करेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। देखिए, एक होता है अपहेलियन और एक होता है पेरीहेलियन। ठीक, और दोनों का जो मीडियम होता है ना, कहने का मतलब जो एवरेज होता है, उसी को हम लोग मानते हैं कि सूर्य के बीच की दूरी क्या होती है। तो अपहेलियन जो होता है उसमें जो है सूर्य सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, और जो पेरीहेलियन है उसमें सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस महीने में सबसे कम दूरी पर होता है। अब देखिए, सूर्य यदि सबसे नज़दीक है भारत के, मतलब पृथ्वी के, तो आप समझिएगा कि नज़दीक है इसीलिए ज़्यादा गर्मी होता है, इसीलिए वो गर्मी के दिन में होगा। तो 4 का आंसर इस हिसाब से आप देखिएगा, जनवरी के महीने में यहाँ पे दे रहा है निम्नतम दूरी। लेकिन निम्नतम दूरी ये कह रहा है जनवरी में, तो ये हमारा होता है जो पृथ्वी है उसके साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होता है, ठीक, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में ठंडी होता है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जनवरी में होता है, ठीक, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग के उस समय ठंडी हो रहा होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जनवरी, इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, UP PCS का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जो है एक बार NCERT को भी प्रीफर कर सकते हैं, क्लास 7 और 6 का, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है, 16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 था। मिश्र धातु में तांबा तथा जस्ता निकल का अनुपात क्या था? तो ये समझिए कि एक तरह से ये मैथमेटिकल क्वेश्चन भी है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, क्योंकि सोल्व करना जो है बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन
जनरल स्टडीज जीएस पार्ट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो पांचवा का आंसर बी होगा, 63:48:14। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, कहने का मतलब है कि वो फास्टिंग करता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? ठीक, उसके यूरिन में किस चीज़ की मात्रा अधिक होगी? ऑप्शन ए है वसा, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और कीटोन। इनमें से सबसे अधिक किसकी मात्रा होगी? तो इसका सही जवाब है कीटोन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय? देखिए, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना जियोग्राफी, कम से कम तो हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्लाइमेटोलॉजी कम से कम हम लोग पढ़ लें कि कहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कहाँ पे एल्टीट्यूड कैसा है उसका, वहाँ पे वन्य जीव कैसे पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। ठीक, ये सब चीज़ हम लोग को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ऑप्शन ए है सेल्वास, बी है स्टेपीज, वेल्ड है, और उसके बाद डी में है डाउन्स। तो इसका सही उत्तर है सेल्वास। सेल्वास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, इस पर हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के दक्षिण वाला पार्ट, दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? देखिए, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा हमेशा आते रहते हैं। ऑप्शन है कैनरी, बेंगुएला, ठीक, ब्राज़ील धारा और अगुल्हास धारा। तो इसका सही जवाब है बेंगुएला धारा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिएगा, जो चिली है ना, तो चिली के लेफ्ट में ये बहती है, शीत धारा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन है? कील नहर है, पनामा नहर है, सू नहर है, स्वेज नहर है, इनमें से कौन है? तो सही जवाब होगा स्वेज नहर। ठीक, स्वेज नहर जो है सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, ये बनाया गया था, मैन मेड है। 10 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन याद रखने की वाली है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, 10 नंबर क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है 2.40। यहाँ पे भागीदारी लगभग यहाँ पे किया है, बताया है, जबकि 2.42 या फिर 46 ऐसे करके होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये साउथ इंडिया के ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, रिवर से क्वेश्चन है। इसको आप लोग जरूर कम से कम मैप में जरूर देख लीजिएगा कि ये किस द्वीप का, किस नदी का कैसे बात कर रहा है। ठीक, तो कावेरी नदी जो है ये क्या होता है, 3 बार विभक्त होती है और फिर खुद से में आके जुड़ जाती हैं, और इससे जो है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, ठीक, और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण होता है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग जो है देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक, और क्वेश्चन नंबर 12 है या फिर 12 है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? मतलब वो मिट्टी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर को कंजर्व करती है, एब्जॉर्ब करती है, वो मिट्टी कौन है? दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका सही जवाब है चिकनी मिट्टी। ठीक, जो क्लेई जो सॉइल होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है अधिक पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? देखिए, यहाँ पे लहसुन पूछ दिया है, प्याज पूछ देता है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो लहसुन में क्या होता है, सल्फर यौगिक होता है। ठीक, एलाइसिन नामक इसमें एक तत्व पाया जाता है। ठीक, और ये सल्फर और एलाइसिन के कारण जो है लहसुन जो है विशिष्ट गंध का आपको उसका कारण होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग क्या है?
देखिए फार्मिंग के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन है, और आप क्या बोलते हैं सीढ़ीनुमा खेती है, और आजकल तो आ गया है मतलब नया नया टेक्नोलॉजी, हाइड्रोपोनिक्स किस्म का अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गया है, इससे जो है खेती की जा रही है, और प्लेटफॉर्म फार्मिंग भी आ गया है। तो फार्मिंग का जितना भी एग्रीकल्चर का प्रकार है उसको आप लोग याद रखिए। बहुत बार ये पूछ देता है कि इस खेती का प्रकार जो है इस देश में किस नाम से जाना जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो 2 से 3 फसलों का एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन करना, फसल की अदला बदली करना, उपयुक्त में से कोई है नहीं, इनमें से कौन सा सही जवाब है? तो पशुओं का प्रजनन करना स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। ठीक, स्टॉक फार्मिंग बेसिकली जब आप इंग्लिश पढ़िएगा ना तो स्टॉक का मतलब होता है पशु पालन, तो उससे भी आप लोग इसको समझ सकते थे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो मतलब पूछिए मत कि कितना बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को, कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक, इसमें बेझिझक आप लोग 5 जून हमेशा मारिएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जब हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उस दोनों का ये पार्ट है। ठीक, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1 से 2%, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? अच्छा, सिंथेटिक फाइबर का मतलब होता है कि जो हम लोगों ने उसको बेसिकली किसी विधि से, केमिकल प्रोसेस से उसको बनाया गया है, और उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये चीज़ हम लोग देखना है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे पॉलिस्टर है, नायलॉन है, रेयॉन है, एक्राइलिक है। ठीक, तो इनमें से कौन सिंथेटिक फाइबर है, ये हमारा क्वेश्चन है, और आंसर इसमें से होगा 1 2 3 4, सभी जो है बनाया गया ही है, ये सब जो है। अच्छा, अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे केबीसी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा एक्रेलिक क्या है, तब पेंट है, तो कहने का मतलब ये बनाया गया है एक तरह से। 18 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, और रुक्मिणी का सेट हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि ये देखो रुक्मिणी सिर्फ वही चीज़ पे फोकस करता है जहाँ से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, न्यू क्वेश्चन को ज़्यादा ये नहीं कराता है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी को रिवाइज करवाता है, रिवीजन को ये ज़्यादा जोर देता है। तो 18 का उत्तर होगा सी। ठीक, क्योंकि आलू क्या होता है, मूल नहीं, आलू होता है तना। ठीक, तना होता है, और अदरक का हम लोग प्रकंद भाग खाते हैं, प्याज का मांसल पर्ण खाते हैं, और नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं। 19 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन ये है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ठीक, मतलब कौन निम्न में से कौन ऐसा पदार्थ है, ठीक, जो ऑक्सीजन से यदि रिएक्शन करता है, ऑक्सीकरण होता है उसका, तो मैक्सिमम ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। ठीक, तो 19 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक, वसा। ये क्वेश्चन को बदल के भी पूछ देता है कि एथलीट्स यदि अगर तत्क्षण उसको ऊर्जा चाहिए तो क्या लेता है? तो वसा लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हीमोग्लोबिन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौहयुक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो यदि आप इसको पढ़े भी होइएगा तो भी आप बता सकते हैं कि इसमें से जो 3 है ना, कुछ रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ऐसा हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो 3 को यदि आप छांट दीजिए तो वैसे भी एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन छट जाएगा, और सही आंसर हो जाएगा डी।
अगले पेज पे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए जहाँ पे नहीं लिखा रहता है, ठीक, या फिर कुछ ऐसा चीज़ और लिखा हो या फिर प्रमुखतः लिखा हो, उस चीज़ को कम से कम टिक कर देना चाहिए ताकि समझ में आए परीक्षा में कि किस चीज़ पे फोकस करना है, वरना कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, बल्कि सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि तापमान की इकाई होता है, जिसको डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक, एक और चीज़ याद रखिएगा हमेशा, ये क्वेश्चन पूछ देता है 9/5 C, ठीक, डिग्री में होता है C, प्लस 32 इज इक्वल टू F। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए इस छोटा सा फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आपको बहुत का काम आएगा, क्योंकि ये बीपीएससी और दरोगा में ये सब क्वेश्चन फेवरेट रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। ठीक, क्षयकारी बल मतलब जो जिसमें ह्रास होता हो जिसके कारण। ठीक, गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। ठीक, घर्षण बल जो है क्षयकारी बल है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कोणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर मतलब कोई पार्टिकल यदि गर्म किया जा रहा है तो फिर उसके बगल वाला भी गर्म होता है, फिर उसके बगल वाला भी गर्म होता है। ऐसे करके पूरा रॉड, आप देखिएगा कि ऐसे करके हमारा ऐसे करके पूरा रॉड हमारा गर्म हो जाता है। जो हम लोग कढ़ाई पे सब्जी बनाते हैं तो छोलनी जो है अंत तक गर्म हो जाता है। ठीक, वो कणों के हीट ट्रांसफर के कारण ही होता है। ठीक, उस क्रिया को पूछ रहा है कि क्या कहते हैं। ये आम जिंदगी में प्रयोग होने वाला है, कंडक्शन उसको कहते हैं। ठीक, कंडक्शन के कारण ऐसा होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। मतलब जल को यदि शुद्ध करना हो, जीवाणु मुक्त करना है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरामीन, उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही जवाब है उपयुक्त सभी। आप देखते होइएगा कि रोड के किनारे जो उजला उजला या फिर कहीं पे शौचालय वगैरह के आसपास छीटा हुआ रहता है, वो क्लोरीन ही उसमें मिक्स होता है, डीडीटी और क्लोरीन मिक्स होता है उसमें। सुगंध उसका क्लोरीन के कारण ही वैसे आता है। अच्छा, 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या क्या होती है। ये केमिस्ट्री का कोर क्वेश्चन है, मतलब एकदम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। ठीक, खाद्य तेलों की, पेट्रोल की, केरोसिन तेल की, सुगंधित तेलों की। ठीक, तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा पेट्रोल की। ठीक, 25 का आंसर हो जाएगा पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता कैसे मापी जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप कहने का मतलब कि सड़क पे जो लाइट होता है ना, उसमें जो है सोडियम उसमें भरा होता है, तो इसी का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक, तो ये सस्ते होते हैं, इस प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती, ये आंखों के लिए शीतल है, ये चमकदार रोशनी होती है। तो इस सभी ऑप्शन में जो 26 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्यों होगा भैया, प्रकाश इसका प्रकाश एक वर्णी है, मतलब प्रकाश को ये क्या करता है, प्रकीर्णित नहीं करता है। पानी को बूंदों को गुजरने पर विभक्त नहीं होता, मतलब जो कलर है वही कलर हमेशा बनाए रखता है। इसलिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रायः प्रयोग सड़कों पर किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है।
कहने का मतलब है कि रेडियो प्रसारण जब किया जाता है तो उसका जो तरंग है सबसे दूर तक जाता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आयन मंडलीय तरंगों का। ठीक, तो आयन मंडल से भी क्वेश्चन पूछता है और इसमें थोड़ा सा बदल के पूछा है कि रेडियो तरंग से ही क्वेश्चन है, तो ये आयन मंडल का इसमें उपयोग होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। पानी जब बहुत कठोर हो जाता है तो उसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, तो उसका कारण क्या है, तो इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट्स के होने के कारण, उपस्थिति के कारण, ठीक, पानी की अस्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, याद रखिएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण। 29 नंबर क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में, ये क्वेश्चन बीपीएससी इस बार नहीं 68वीं में पूछ चुकी है। ठीक, सेम क्वेश्चन पूछी है कि यातायात पुलिस जो है शराब पीकर वाहन चलाने के लिए, वाहन जो लोग चलाता है उसके शराब का जांच किस चीज़ से किया जाता है। ठीक, तो 29 नंबर का हमारा आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें होता है, ये हमारा सही जवाब होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है, तो ये भी बीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछ चुका है। ठीक, और 30 का हमारा सही जवाब होगा एसिटिलीन। ठीक, तो ये क्वेश्चन आसान था, बहुत ही आसान था ये वाला, लेकिन फिर भी याद रखने की जरूरत है, लोग एग्जाम में भूल जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है। हाइड्रोक्सी समूह, केमिस्ट्री में बहुत सारे समूह होते हैं, उसमें एक हाइड्रोक्सी समूह है, इसमें हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो इसमें से कौन ऑर्गेनिक अम्ल है, तो 31 का हमारा उत्तर हो जाएगा ए, चूंकि सारे ऑप्शन नहीं, जो जरूरत वाला वहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, बेंजोइक अम्ल होता है। और देखिए, बेंजीन से ऑलरेडी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है कि इनमें कौन सा बंध होता है। ठीक, पाई बंध क्या होता है, इस ढंग से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन है, दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजिनाइड किया जाता है। होमोजिनाइड मतलब होता है कि एक रूप किया जाता है, किस विधि से, निम्न में से किस विधि से किया जाता है, तो 32 नंबर का उत्तर है, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है और इस तरह ये एक रूप हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है किसके। ठीक, तो 33 नंबर का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर के। ठीक, कहने का मतलब है कि ये जो परमाणु होता है ना, यदि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर यदि जाता है, परमाणु के नाभिक के अंदर, तो विस्फोट होता है, तो ऊर्जा किस हिसाब से विस्फोट होता है, ये चीज़ इसमें बोला गया है। तो जेड स्क्वायर के, अगर जेड परमाणु क्रमांक वाला, जेड स्क्वायर के हिसाब से वो ऊर्जा विस्फोट करेगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला। ठीक, कौन किस नदी के किनारे हैं, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं, तो रावी नदी के किनारे हैं। ठीक, रोपड़ किस नदी के किनारे हैं, रोपड़ किस नदी के किनारे हैं। 34 नंबर का ए का हमारा 3 हो जाएगा और बी का हमारा क्या हो जाएगा 2, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हैं। ठीक, सी जो है लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे हैं और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे हैं। ठीक, इसका ए होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, मतलब इनमें से कौन से कथन बुद्ध से संबंधित है। ठीक, तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, जी नहीं, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 1 नंबर तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक, महात्मा बुद्ध के समय निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। अच्छा, लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। ठीक, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक, तो 4 आर्य सत्य उन्होंने बताया था, इस चीज़ का उन्होंने प्रचार किया था। ठीक,
तो कपिल वस्तु जो है लुम्बिनी में ही है, ठीक, लुम्बिनी में ही कपिल वस्तु है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे मतलब आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका आंसर डी होगा सही। अच्छा, दूसरा चीज़ ये पूछ देता है कि पावापुरी, ठीक, और पूछ देता है जैन के बारे में, जो महावीर थे उनके बारे में पूछ देता है, तो यहाँ पे वो नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज, माधव। तो 36 का आंसर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा शंकराचार्य, अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम कहाँ पर है? इसी को मामल्लीपुरम भी बोला जाता है, ठीक। रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये साउथ इंडियन मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? ठीक, तो बात ये था ना कि अलग अलग लोग जो है अलग अलग टाइम पे कोई उसमें जो है सुधार करवाया है, कोई दूसरा तीसरा चौथा मंजिल ऐसे करके बनवाया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? ठीक, तो इसका जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। अच्छा, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पानीपत के युद्ध से संबंधित है और इसमें कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन नहीं मैच कर रहा है, ये हम लोगों को देखना है, ठीक। तो पानीपत युद्ध जो 1526 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, घग्गर का युद्ध जो है घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। अच्छा, जो चंदेरी का जो युद्ध है ना, ये आप देखिएगा कि ये जो है यहाँ पे मिसमैच कर गया है, ठीक। चंदेरी का जो युद्ध है ये वाला मिसमैच कर गया है, इसको हम लोग कहेंगे कि इसमें ये मिसमैच नहीं कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? अच्छा, फोर्ट विलियम से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ये बार बार आता है, इसको मत भूलिएगा आप लोग। 40 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा कलकत्ता में, ठीक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है ये, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? मतलब एडिटर ऑफ वंदे मातरम रिवॉल्यूशनरी जो पत्र था उसके इनमें से कौन उसको लिखते थे? तो 42 नंबर का उत्तर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा, वंदे मातरम इन्होंने लिखा था। सारथी ने एक बैंक में, अच्छा ये मैथ का क्वेश्चन हो गया है, ठीक। तो मैथ का क्वेश्चन का हम डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं, ठीक। 43 का आंसर हो जाएगा इसमें बी, आप लोग इसको बना कर देख लीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? मतलब क्रिप्स मिशन, वैवेल योजना, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। तो इसका जो क्रोनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन 1928 में आया था, ठीक। कैबिनेट मिशन ये सबसे लेट में आया था, 1946 में आया था ये भी, ठीक। और उसी के पहले जो है वैवेल योजना 1945 में आया था, ठीक। और क्रिप्स मिशन 42 में आया था, ठीक। तो अब कह रहा है क्या कि 1946 में कौन युद्ध के बाद, तो हमारा इसमें अगर आप सबसे इसमें क्रम में अगर देखिएगा, सबसे यदि लेट में यदि आप देखते हैं तो हमारा इसमें होगा बी, कैबिनेट मिशन सबसे लेटेस्ट इसमें लेट में आया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ठीक, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ठीक, तो ये होगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। हालांकि ये जो भी परिषद अधिनियम है, ठीक, 1909 में जो है ये मार्लेमेंटो एक्ट भी उसी समय आया था 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसमें भी बहुत सारे सुधार किए गए थे। ठीक, इस एक्ट को जो है
काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1947, इसी एक्ट के तहत जो हम लोगों का देश आज़ाद हुआ है, और इसमें सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? मतलब इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, इसका क्या मीनिंग है? ठीक, तो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, मतलब जनता को इसमें प्रमुखता दिया गया है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार इसमें सही जवाब दिया है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन राजाओं के समय होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो वो वाला सिस्टम अब नहीं है, गणतंत्र का ये मीनिंग है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? ठीक, मतलब कि बच्चों को आप जो है शोषण नहीं कर सकते हैं, वो किस आर्टिकल में है? अच्छा, अनुच्छेद 17 में क्या है भैया? अस्पृश्यता है। 18 में क्या है? अपराधियों का अंत है। ठीक, और 23 में क्या है? 23 में है बलात् श्रम, जबरदस्ती किसी से नहीं करवा सकते हैं मजदूरी, और शोषण जो है, ठीक, 47 में जो है शोषण जो है बच्चों के खिलाफ जो है वो अनुच्छेद 24 में है। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? मतलब भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। तो इनमें से कौन सही जवाब होगा ये हम लोगों को बताना है। तो आप एक नंबर आप देखिएगा, वास्तविक और लोकप्रिय ये वाला सिस्टम तो नहीं है। एक को यदि आप छांट दीजिएगा तो ऐसे भी दो ऑप्शन ए और सी हमारा कट जाएगा। ठीक, अच्छा, औपचारिक, इंस्टीट्यूलर और विधिक ये अधिकार तो उनको दिया गया है। राजनीतिक ना और नाम मात्र ऐसा चीज़ नहीं है, वो देश के प्रथम नागरिक हैं, नाम मात्र नहीं होता है, वो सारे कार्यों के प्रमुख होते हैं, देश की सारी शक्तियां उन्हीं में निहित होती हैं। तो 3 नंबर को भी यदि आप छांट दीजिएगा तो सही ऑप्शन 2 और 4 हमारा बच जाता है। 2 और 4 जो कि संवैधानिक और नाम मात्र। आगे हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का है। ठीक, इसका उत्तर हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसका उत्तर होगा ए। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद की साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद की साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ठीक, तो 3 माह, 4 माह, 6 माह, 14 दिन। तो इसका सही जवाब है 4 माह। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, संविधान से है, और इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के तहत जो है पंचायती राज का गठन किया गया, कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 51 का सही उत्तर है, ये बहुत बार पूछ चुका है, बलवंत राय मेहता कमेटी उसके सभापति थे। 52 नंबर क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद में मिलान कराने वाला है। ठीक, तो 52 नंबर का सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 जो है नीति निर्देशक, आई एम सो सॉरी, अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक, अच्छा, और अनुच्छेद 36 में क्या है? ये हमारा एक नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 14 क्या है हमारा? 74 क्या है? तो ये मंत्री परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 जो है संशोधन प्रक्रिया, मतलब संविधान संशोधन इसके तहत होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। 53 नंबर क्वेश्चन है सॉरी, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, मतलब कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था
फिलहाल चल रही है या फिर की गई है। तो इसका सही जवाब होगा, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। यहाँ पे समाजवादी लिखा है, लेकिन समाजवादी के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें देखिए, जी मेडल द्वारा, W.A. लेविस द्वारा, R. नरकसे द्वारा, A. सैमुअल द्वारा। ठीक। तो 54 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा जी मेडल द्वारा। जी मेडल द्वारा पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया गया था, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना है तेंदुलकर कमेटी के अनुसार? मतलब तेंदुलकर कमेटी के अनुसार भारत में बीपीएल वाले कितने लोग हैं? ठीक, कितने प्रतिशत हैं? तो 55 का हमारा सही जवाब हो जाएगा लगभग 21.9%। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास समय जमा, टाइम डिपॉजिट, इनमें से कौन से भारत में व्यापक धन यानी M3 में शामिल है? देखिए, ये चीज़ आप एक बार कम से कम 11th-12th का 9th to 12th तक आप इकोनॉमी पढ़िएगा, ये चीज़ काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। कॉन्सेप्चुअल है, हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर करवा दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ बता के, बट इस चीज़ को, इकोनॉमी को आप लोग समझिएगा ज़रूर। ठीक। 56 नंबर का आंसर होगा हमारा डी, हमारा तीनों होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक। 57 नंबर क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? मतलब रुपया में परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या मतलब समझा जाए? ये डायरेक्ट इकोनॉमी से क्वेश्चन है। ठीक। और इसका सही जवाब है सी, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। मतलब रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति। मतलब किसी दूसरे मुद्रा को रुपया में परिवर्तित कर देने की, रुपया का परिवर्तनीयता कहलाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है? मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ठीक। तो ये भी जो है एक इकोनॉमिकल टर्म है, और टर्म से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? इसका सही जवाब होगा हमारा 58 का सी, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। इवन से याद रखिएगा, एवरेज ऐसे करके, इवन एवरेज मतलब कि न लाभ हो न हानि हो, ब्रेक इवन पॉइंट। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या खेल में सर्वाधिक होती है? ठीक। अच्छा, एसआई का जो बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें हमेशा खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। कभी पूछ देता है कि डिस्क कितना दूर फेंका जाता है, कभी पूछ देता है गोले का वजन कितना होता है, कभी पूछ देता है कि इस खेल किस चीज़ से संबंधित है। तो खेल को जो है ना, एक बार आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब रग्बी फुटबॉल होगा। ठीक। इसमें सर्वाधिक, इन सभी में सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या इसमें होती है। बैंकिंग से क्वेश्चन है, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म, देखिए फिर टर्म आया, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसका हमारा सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन गणित से है। ठीक। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका सही उत्तर हम बता दे रहे हैं, सी है। अच्छा, 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के लिए के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक। तो सीवी रमन बहुत बड़े फिजिक्स के प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक थे। ठीक। और उनके जो है, जिस दिन उन्होंने खोज किया था ना रमन इफेक्ट, उसी दिन को भारत में वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो दिन कौन सा है? कौन सा वो दिन है? तो वो दिन है 28 फरवरी है। ठीक। और सीवी रमन को 1930 में,
ठीक, नोबेल प्राइज दिया गया था रमन इफेक्ट की खोज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? ठीक, वो किस भाषा का प्रयोग करके अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस भाषा में लिखे थे? ठीक, तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा गुजराती में। ठीक, 64 का, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार। तो ये ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन है, पूछता है दरोगा कि ये किस चीज़ से संबंधित है वगैरह वगैरह। ठीक, मतलब इसमें आपको फैक्चुअल होने की ज़रूरत है, स्टैटिक्स होने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, और मिसलेनियस बहुत क्वेश्चन पूछता है, 4-5% मिसलेनियस ही क्वेश्चन पूछ देता है। इसका आंकड़ा देखे थे हम। तो 64 का सही जवाब है पर्यावरण सुरक्षा के लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, ठीक, ये मुगल से संबंधित है, मुगलों के किस भवन में रखा गया था? ठीक, मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आलम जो है, दीवाने आम जो है, दीवाने खास और दीवाने आम होता था, तो ये दीवाने आम में रखा गया था। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? देखिए, जो 2000 का नोट से लेके और जो 10 रुपया तक का नोट है ना, उस पर जिस जिस चीज़ का फोटो है, जैसे किसी पे रानी का वाव है, ठीक, आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ताजमहल है, सॉरी लाल किला है, मंगलयान है, तो ये सब चीज़ जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 66 का हमारा आंसर हो जाएगा माउंट हैरियट। 20 रुपए पर क्या है? माउंट हैरियट उद्यान का प्रतीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ठीक, अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। कभी कभी पूछ देता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, कभी कोई पूछ देता है कि किस देश की सहायता से किया गया था। ठीक है, तो ये यूएसए की सहायता से किया गया था, और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, 16 2/3% गणित का क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक, तो जो भी बीपीएससी की तैयारी करता है ये सब डेटा जरूर पढ़ के जाता है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। ठीक, इसका आंसर होगा रोहतास। रोहतास में पुरुष और महिला दोनों सबसे ज़्यादा साक्षर हैं बिहार के अन्य जिलों से। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ठीक, तो ये तो हम लोग पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा 50%। और अभी जो है सरकार ला रही है मातृवंदन शक्ति अधिनियम जो ला रही है, इसमें सरकार जो है पूरे देश में 33% आरक्षण देने की बात कह रही है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ, तो रूसी क्रांति हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे है कृषक आई एम सॉरी, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ है? तो ऑप्शन होगा 1861 हमारा सही आंसर होगा। 72 में है, निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? सॉरी, नानकिंग की संधि हुई थी। निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? 72 का सही जवाब होगा हमारा डी, चीन और ब्रिटेन के बीच नानकिंग की संधि हुई थी। अच्छा, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ठीक, मतलब कि रात को भी हम लोग ठीक देखने में इसका उपयोग करते हैं इस तरंग का, तो वो किस टाइप का तरंग होता है? ठीक, इसमें रेडियो तरंग है, अवरत तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, उपयुक्त सभी है, तो इसका सही जवाब होगा अवरक्त तरंग। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, तेल का एक बैरल
निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 159 लीटर। 75 में है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार किया गया था? ठीक, तो इसमें देखिए अलग अलग चीज दिया गया है। तो किस प्रभाव के लिए उनको दिया गया था? तो हमारा था प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव के लिए। ठीक, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है? ठीक, जो हमारा जो है जो प्राइमरी प्रदूषक है उसमें से कौन नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो 76 का सही जवाब होगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, हमारा प्राइमरी प्रदूषक नहीं है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसको हम VVI कर रहे हैं, यहाँ से बड़ी क्वेश्चन पूछता है और बहुत लोग कंफ्यूज रहता है, मतलब लोग गलती करके चला आता है। 77 नंबर ये है क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? जैव चिप मतलब कि बायो चिप का डेवलपमेंट हुआ था किस उद्योग का निगरानी के लिए? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा मत्स्य उद्योग के लिए। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो 78 का हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न। ठीक, मतलब वरीयता सूची में मतलब कि राष्ट्रपति से नीचे नीचे करके जो आते हैं लोग, उसमें भारत रत्न को स्थान दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सत्य है? यहाँ पे देखना है कि कौन सा युग्म सत्य है। तो इसमें बी है, सलमान रुश्दी जो है फ्यूरी लिखे हैं, ये वाला सत्य है। तो ये अलग अलग किताब है और इसमें जो है सही क्या है? तो सलमान रुश्दी वाला फ्यूरी। 80 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा देर और धैर्य बना के रखिए, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? ठीक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? इसमें ये देखिए, ये सोशल क्वेश्चन हो गया, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया कि किसने इसमें अंतर स्पष्ट किया है। ठीक, तो 80 नंबर का आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज ने किया था। ठीक, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया था। 81 नंबर क्वेश्चन है, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह क्या है? तो 81 का सही आंसर हमारा हो जाएगा संघर्ष। संघर्ष के माध्यम से हम क्या करते हैं कि इच्छा का विरोध करते हैं, किसी के उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उसको दबाने का प्रयास करते हैं, उसको संघर्ष कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? जैसे कि मानव विकास सूचकांक में बहुत सारे आयाम होते हैं, उसमें शिक्षा है, ठीक, खान पीन है, सोशल स्टेटस है, कैसे रहते हैं आप, वो सब चीज़ है। तो निम्न में से कौन नहीं है? नहीं पे हम लोगों को फोकस करना है। तो 82 का हमारा जवाब होगा शहरीकरण का स्तर नहीं है। ठीक, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है, शिक्षा है, आयु संभाविता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? और खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से संबंधित है। 84 नंबर क्वेश्चन है, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? सहकारिता मतलब सैनिक स्कूल बनाया गया है और सहकारिता से मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोऑपरेट करके इसको बनाया गया है। ठीक, तो ये कहाँ पर चलाया गया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात में। ठीक, 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो वो किस देश के द्वारा दिया गया है? ठीक, ये हमको बताना है। तो 85 का उत्तर होगा बी, ब्रिटेन के द्वारा। यह न्यूज़ में चर्चा में था। 86 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, ठीक, पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड ये 2-3 आदमी को दिया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड ये SPD का में भी दिया हुआ है, वन लाइनर में भी दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप लोग जानती हैं, राजेंद्र सिंह भट्टी को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो 87 का हमारा आंसर है, इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है, ये भी सही है, और इसीलिए जेंडर इक्वालिटी और जेंडर गैप को कम करने की बात किया जा रहा है, ठीक, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 88 नंबर क्वेश्चन है, 23वां संघाई सहयोग संगठन, मतलब कि संघाई जो SCO है के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? ठीक, 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो 88 का हमारा उत्तर हो जाएगा भारत, भारत किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 89 का क्वेश्चन है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव, देखिए जो पर्यावरण से संबंधित है, जैविक से संबंधित है, ठीक, बायोम से संबंधित है, इकोलॉजी से संबंधित है, ह्यूमन राइट से संबंधित है, इन सब चीज़ों पे आजकल बहुत फोकस किया जा रहा है और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो विशाखापत्तनम, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव विशाखापत्तनम में हुआ। 90 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया था? ठीक, वो था पैरा ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक है विशेष स्पेशल ओलंपिक, 16वां स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक, तो इसका जवाब होगा जर्मनी के बर्लिन में किया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान, अब ये पूछ देगा कि अमृत सृजन अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? निम्न में से किससे मिलकर शुरू किया है? ये क्वेश्चन भी बहुत चर्चा में था, समझे? तो इसका सही जवाब है मेटा यानी फेसबुक के साथ। 92 भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंज और रतले जल विद्युत संयंत्र, ये लोग बहुत पढ़ के गया था कि बीपीएससी पूछेगा, लेकिन पूछ भी नहीं किया। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन VVI हो जाता है, इसको कम से कम याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, संभावना इस पर अधिक है। तो सीन मर्फी को बनाया गया इसका अध्यक्ष। 93 नंबर क्वेश्चन, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था? ठीक, ये क्रैश हो गया था, तो ये रूस ने किया था, ठीक, रूस ने किया था। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा स्थान है भारत का। ठीक, सिपरी के अनुसार भारत जो है सैन्य शक्ति में चौथे नंबर पे है। 95 नंबर क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत, ठीक, व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में इसे भी दे रहा है, हर बुक में ये क्वेश्चन दिया होगा। ठीक, कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति हुई है, तो वो कौन सा एयरलाइन है? ठीक, तो इसका आंसर होगा जेटविंग्स एयरवेज। 97 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया गया है? कितना घोषित किया है? तो देखिए, जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक, ये कौन तय करता है? कौन सी कमेटी और कौन सा संस्थान लागू करता है और कितने फसलों को इस लिस्ट में रखा गया है, किसका दाम सबसे अधिक है, किसका दाम मूल्य सबसे कम रखा गया है, इस चीज़ को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले।
ये अति महत्वपूर्ण श्रेणी में आता है। 97 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक, 8558। 98 नंबर क्वेश्चन है कि DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सिंगापुर। 99 में है, नीति आयोग से तो हर चीज़ें रट के जाइएगा। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर है हेल्थ सूचकांक में? ठीक, तो 99 का जवाब होगा हमारा केरल। केरल सबसे ज़्यादा शिक्षित भी है। ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये SPD के पहले या फिर दूसरे पेज पर ही ये आपको मिलेगा। तो 100वां का सही जवाब हो जाएगा सुबोध कुमार सिंह। थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंस दिखाए हमारे साथ। और यदि आपको आंसर की चाहिए तो इसमें सबसे पीछे हम दे दिए हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।